तो स्मृति पाठ का अध्ययन हम लोग करते हैं, जिसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, मतलब भयंकर ठंडक पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और बढ़ गई थी। कहने का मतलब यह है कि दिसंबर जनवरी में बारिश हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है, मतलब ठंडक बहुत अधिक हो गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। झरबेरी गांव में बेर की झाड़ियां होती हैं और बेर के पेड़ भी होते हैं। ये दो तरह का होता है। तो जो झरबेरी होती है ना, उसमें छोटे छोटे बेर होते हैं। हम गांव के लोग उसको बैर कहते हैं। आप अपने माता पिता से पूछिएगा, वे लोग भी इसके बारे में बताएंगे। तो लेखक वही झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ के खा रहा था, और तब तक उसके किसी पड़ोसी ने उसको बुलाया कि तुम्हारे भैया बुला रहे हैं, शीघ्र घर लौट जाओ, मतलब जल्दी घर चले जाओ। मैं घर चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चल रहा था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में तो पेशी न हो। पहले क्या था कि छोटा भाई बड़े भाई का बहुत कद्र करता था, बहुत इज्जत करता था। जैसे पिताजी से डर लगता है, वैसे बड़े भाई से भी डर लगता था। तो लेखक को ये डर था कि लग रहा है भाई साहब को पता चल गया है कि मैं झरबेरी का बेर तोड़ के खा रहा था, और इसी अपराध में आज लग रहा है हमें उनके प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, है ना। आशंका यहाँ संदेह थी। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पीटने का भय दूर हुआ। बड़ा भाई प्रायः पीट भी देता था, लेकिन छोटा भाई बोलता नहीं था। आज तो छोटा भाई ही बड़े भाई को पीट देता है, यहाँ तक कि अपमानित कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जो हमारे संस्कृति की, हमारे समाज की जो विशेषता है कि हम अपने से बड़ों का लिहाज करते हैं, सम्मान करते हैं, वो सब कुछ प्रभावित हो रहा है। बहरहाल लेखक ने देखा कि जब उसके बड़े भाई साहब पत्र लिख रहे हैं तो उसका डर कुछ ख़त्म हुआ। उसको लगा कि इन्हीं पत्रों के कारण बुलाया गया होगा, कहीं इसको छोड़ना होगा, और हुआ भी यही। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेज़ी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाएं, ये बड़ी ज़रूरी है। दिन भर चिट्ठियाँ इकट्ठी होती हैं और लगभग 5 बजे डाक खाने से चिट्ठियों को इकट्ठा करके फिर उसको अगले डाक खाने पर भेज दिया जाता है, जो बड़े डाक खाने पर, और वहाँ से वो अपने गंतव्य के लिए पहुँच जाती है। गंतव्य का मतलब होता है जिस जगह पर उनको जाना है। जाड़े के दिन थे। 30 पर भी हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। देखिए, मज्जा पूरा शब्द है अस्थि मज्जा, मतलब हड्डी तक को ठिठुरा रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। धोती बड़े बुजुर्ग अपने यहाँ के लोग पहनते हैं। तो कहते हैं कि हमने कानों को बांधा। माँ ने भूजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। प्रायः छोटे बच्चे जब कहीं निकलते हैं या किशोर बच्चे कहीं निकलते हैं तो घर के लोग जो है कुछ न कुछ काम सौंप देते हैं। लेखक को भी माताजी ने चना भुजाने के लिए दिया था। कहते हैं कि हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। सही बात है, बचपन में अस्त्र शस्त्र के रूप में डंडा ही हुआ करता था गांव में। शहर में कौन डंडा लेकर निकलता है। तो डंडा लेकर के लेखक निकलते हैं और बताते हैं कि
उस उम्र में ये जो है राइफल से कम नहीं था हम लोगों के लिए। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण नारायण कहते हैं भगवान विष्णु को, उनका वाहन गरुड़, आप जानते ही हैं। गरुड़ की सांपों का दुश्मन होता है, सांपों को खा जाता है, तो वही कहते हैं कि नारायण वाहन हो चुका था इनका डंडा। मतलब कई सांपों को जो है वो परलोक पहुंचा चुका था। कहते हैं मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। इस कारण वह डंडा मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। आम तोड़े जाते थे उसी से। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़े। प्रसन्न वदन का मतलब होता है खुशी खुशी, प्रसन्नतापूर्वक चेहरे से दोनों मक्खनपुर की ओर बढ़े। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें न थीं। पहले के लोग कुर्ता धोती और टोपी पहनते थे, है ना, उसको दुपलिया टोपी कहा जाता है। तो लेखक भी पहनता था। लेखक कहते हैं कि हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। एक कुआं था जिसमें पानी नहीं था, सूखा हुआ। उसी में एक काला सांप कहीं से आके गिर गया था। तो उसी के बारे में बताते हैं। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने का मतलब होता है कुएं के अंदर झुक करके देखने की सूझी, है ना, इस तरह की बात सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था, यानी लेखक था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका, ढेला मिट्टी का टुकड़ा, कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि, इको जिसको आप कहते हैं, सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी, सांप की फुफकार सुनाई पड़ी। ढेला गिरा तो कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह। किलोले करता हुआ मतलब खेलता हुआ, कूदता हुआ, छलांग लगाता हुआ अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह लगे। मतलब सांप उतना ही क्रोधित हो रहा था, है ना। तो अब बच्चे ही ठहरे। वे सांप की फुफकार को सुनने के लिए उसमें ढेला पर ढेला फेंक के जा रहे थे। ऐसा ही जब लेखक जा रहा था डाक खाने तो उसको वो घटना याद आई और उसने भी सोचा कि क्यों न इसमें ढेला फेंका जाए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़ा मृगशावक कहते हैं हिरण के बच्चे को, के पीछे छोटा मृगशावक होता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। बिजली गिरना, अकस्मात कोई विपत्ति आ जाना। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण में नहीं, मतलब याद नहीं है। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटते हुई कुएं में गिर गई थीं। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर, मतलब यदि कोई हिरण घास चर रहा है उसी समय उसको गोली लग जाए, हत होना मतलब मारा जाना,
पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है। उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई। मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुँच से बाहर हो चुकी थीं। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठ हम रो रहे थे। जो कुएं की का जो किनारा होता है उसी को उसको पाट कहते हैं। हम लोग गाँव में कुएं की जगत कहते हैं उसको। छोटा भाई ढाड़े मारकर मतलब धाड़ मार मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर आ जाता है। यानी पतीली में यदि आप चावल बना रहे हैं तो जब वो उबलना शुरू होता है तो उसका ढक्कन ऊपर आ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय से और उद्वेग से और रोने का जो उफान आता था, पलकों के ढकने भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। मतलब ये सोच करके कि अब चिट्ठी तो मिलेगी नहीं, उसमें गिर गई कौन निकालेगा, अब घर पर मार पड़ेगी, यही सोच सोच के दोनों भाई रो रहे थे। कहते हैं माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाला है, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। आजकल के बच्चे होते तो प्रायः जैसे झूठ बोल देते हैं वहाँ झूठ बोल सकते थे, लेकिन लेखक को झूठ बोलने का अभ्यास ही न था। कहते हैं घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था, मतलब रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी। उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था, मतलब सूर्यास्त होने ही वाला था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी मतलब होता है दोनों तरफ से धार वाली, है ना। तो इस तरीके से लेखक बेचारा परेशान था। आप लोगों से भी जब कोई गलतियाँ होती होंगी, जब कोई आप गलती कर देते तो मन में तरह तरह की भावनाएं पैदा होती हैं कि कैसे इस गलती को छिपाया जाए। लेकिन बच्चों, गलती छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि एक बार आप गलती छिपा गए ना तो फिर वो आपके अंदर एक दुर्गुण बन करके बैठ जाता है और फिर बार बार आपसे गलतियाँ होती हैं, बार बार आप उसको छिपाते हैं और आगे चल कर कोई एक बहुत बड़ा अपराध के रूप में सिद्ध होता है और आपको अपराधी भी बना देता है। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई गलती नहीं छिपाना चाहिए। अपने माता पिता से अपनी बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए।